नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। और आज की क्लास जो होगी हमारी शिक्षण विधियों की क्लास होगी। और कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई बार कुछ बाधाएं तो अनजाने में आती है, कुछ जानबूझकर पहुंचाई जाती है। लेकिन खैर, इतिहास गवाह है कि हम जो कहते हैं ना कि इतिहास गवाह है कि संघर्ष करने वाले हमेशा विजयी होते हैं। आप लोग भी जो मतलब एक उत्सुकता के साथ में इंतजार करते हो क्लास का, और आपको क्लास में कुछ फायदा मिलता है, तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ पेपर नंबर 9 की। पेपर नंबर 9 में कुछ आंसर जो हैं डाउट ज़्यादा बताए गए, लेकिन उनमें से कुछ आंसर बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक साथ लिख लिए हैं, वो आज मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो तैयार किया था, उसमें आपको बता दिया था कि चैनल पर जो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें। कईयों को ज्वाइन नहीं हो रहा है टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन करोगे मैंने आपको बता दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस वीडियो को देख के ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी पेपर हैं उनमें जिन क्वेश्चन में डाउट थे ना, वो डाउट्स एकदम लिख कर टेलीग्राम चैनल पे और डाल दूंगा आज और कल 2 दिन के अंदर अंदर। दूसरी बात, अ, जो भी गलतियां हो रही, देखो आपको पता है ये मानवीय भूलें हैं। आप ये ना सोचें कि सर हमें गलत बता रहे हैं। गलती होगी, मैं उसको सुधार दूंगा ताकि आप तक सही आंसर पहुंच जाए। आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शिक्षण विधियों की क्लास करेंगे। अब रही बात, जो 10वां पेपर है वो ऑनलाइन टेस्ट के रूप में जो है वो होना है। तो मैंने टेलीग्राम पे सूचना डाल दी थी, वो कल सुबह जल्दी 9 बजे से लेकर 11, लेकिन कुछ महिलाओं ने कहा कि सर 9 से 11 जो मत रखो आप, तो उसका टाइम हमने रखा है 12 बजे से लेकर 2 बजे। जो 10वां पेपर होगा वो आज, कहो सर आपने कहा था ना आज रखेंगे, नहीं आज नहीं रखा है। चला जा भाई नीचे, हाँ ऐसे समझदार है। तो मेरी बात ध्यान से सुने दोस्तों। जो 10वां पेपर उसकी टाइमिंग जो है, कल कल तारीख है 15 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे फिक्स टाइम पे होगा। 12 से 2 बजे कल का टाइम रखा है, एक दिन का गैप और ले लिया है। 12 से 2 के बीच में टाइम होगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है। शिक्षण विधियों की आज ये पहली क्लास ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और जो है वो क्लास और लूंगा मैं, उसमें लगभग 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। यानी मेरे पास जितने भी कलेक्शन है बढ़िया क्वेश्चंस का, वो एक साथ दे दूंगा। आज 100 क्वेश्चन की क्लास है, एक क्लास और लूंगा जो 150 के करीब, उसमें उपलब्धि परीक्षण के, मूल्यांकन के, आपका हर टॉपिक जो है कवर कर रहा हूं। कोशिश ये है कि हर टॉपिक से मैं 10 से प्लस क्वेश्चन ले लूं, और ऐसे क्वेश्चन लूं जिनसे आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी मेरी, कोई बात नहीं है। तो मैं 150 क्वेश्चन प्लस की एक क्लास ले लूंगा मैराथन के रूप में, और आज 100 क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं। 10वां पेपर, चलो बीच में रिपीट करेंगे एक बार ताकि और भी साथी कहीं आ जाए। आप तो मुझे पता रेगुलर देखो, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए। सबसे पहले आप देखिए, समवाय विधि जो है उपयोगी है, किस चीज में उपयोगी है? क्या रचना शिक्षण में उपयोगी है, व्याकरण शिक्षण में उपयोगी है, दोनों में, या दोनों में नहीं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समवाय विधि उपयोगी है, किस में उपयोगी है? आप जानते हैं कि समवाय समवाय यानी साथ साथ लेकर चलती है, तो ये रचना और व्याकरण शिक्षण दोनों में उपयोगी है। किस में उपयोगी है? दोनों में उपयोगी है। इसमें रचना शिक्षण में भी उपयोगी है और व्याकरण शिक्षण में भी उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का रूप है। देखिए अभी समय सुबह 6 बजे हैं, किस समय बात कर रहा हूं? आप कहोगे सर लाइव, देखिए लाइव प्रीमियर चलाता हूं मैं, आप सब जानते हैं, आप टेक्नोलॉजी सब परिचित हैं। सुबह 6 बजे, क्योंकि आज मैं पूरी एनर्जी के साथ पहले क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमेशा स्कूल से आने के बाद करता हूं, है ना। तो वो इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई बाधा आई ही नहीं, है ना, अपने पहले से एडवांस क्लास रिकॉर्ड कर दे तो बढ़िया रहेगा। तो आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का रूप होता है, कैसा होता है? जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे जब छोटे होते हैं, तो बच्चों को जो व्याकरण सिखाया जाता है वो किस प्रकार से सिखाते हो आप? औपचारिक सिखाते हो क्या, या प्रासंगिक सिखाते हो, पुस्तकीय सिखाते हो, या व्यवहारिक रूप से सिखाते हो? आप किस रूप में सिखाते हो, बस यही छोटा सा प्रश्न है। देखिए औपचारिक का मतलब होता है आप उन्हें कक्षा में एकदम क्रमबद्ध नियम सूत्र निगमन प्रणाली के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रासंगिक पुस्तकहीन व्याकरण सिखाते हो, नहीं। आप उन बच्चों को कैसे सिखाते हो? व्यवहारिक व्याकरण सिखाते हो। यानी व्यवहारिक का मतलब ये होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है ना, बस बच्चों को एक समझाया, बेटा इसके बाद ये आएगा, बेटा इसके बाद ये आएगा, तो एक व्यवहारिक रूप से व्याकरण से परिचित करवाने का प्रयास किया जाता है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है भाई? कविता का बच्चों को जब शिक्षण करवाते हो तो शब्दार्थ बोध, भावानुभूति, गायन दक्षता, मनोरंजन, इनमें से उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? देखिए जब 250 क्वेश्चन हम करेंगे ना, 250 300 जितने मैं करवाऊंगा,
उसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। उससे क्या होगा, उस विधि से संबंधित हर विधि से संबंधित 3-3 4-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। उससे वो विधि है ना आपके जहन में रहेगी, ताकि एग्जाम के अंदर हम चलो 100% नहीं 90% क्रॉस कर जाएं। कविता शिक्षण आप क्या करती है, क्या शब्दार्थ का ज्ञान करवाती है, नहीं। क्या भावानुभूति करवाती है, क्या गायन क्षमता, क्या मनोरंजन करवाती है, तो मनोरंजन जरूर होता है, लेकिन इसका उद्देश्य होता है भावों की अनुभूति करना, भावों को महसूस करना, है ना। और अपने शिक्षण क्या कहते हैं कि पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न करने का काम करती है कविता। किस प्रकार की कविता अधिक रसानुभूति होती है, भाई किस प्रकार की कविता जो है वो अधिक रस की अनुभूति करवाती है बच्चों को, किस प्रकार की कविता बच्चों को अधिक रस की अनुभूति करवाती है, कि किस प्रकार की कविता से अधिक रसानुभूति होती है। हाँ बिल्कुल, क्या वर्णन और कक्षा प्रधान कविता से, क्या छंद लय प्रधान कविता से, क्या प्रयाण और अभिनव वाली कविता से, या भावात्मक और सौंदर्य वाली कविता से। तो राइट आंसर क्या होगा, जो भावों से भरी हुई कविता है ना। वो है ना कि जिसके हृदय में भाव नहीं बहती है वो मजेदार नहीं, ऐसी कोई पंक्तियां ना। तो भावों से भरी हुई कविता होती है, वही हमें जो है शिक्षण की ओर पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कविता में रुचि उत्पन्न करने का साधन क्या है, कविता में आप जब रुचि उत्पन्न करते हो तो उसके पीछे साधन क्या है। ये कविता के 2-4 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। कविता में रुचि उत्पन्न करने का साधन क्या है, लिखने का अभ्यास करवाना, कवि सम्मेलन करवाना, वाचन प्रतियोगिता करवाना, या डी सभी। तो अगर आप किसी बच्चे की कविता में रुचि उत्पन्न करना चाहते हो देखो, तो आपको लिखने का अभ्यास भी करवाना पड़ सकता है। और साधन, आप लिखने का अभ्यास करवाओ, उसको कवि सम्मेलनों में लेकर जाओ, वाचन प्रतियोगिता कराओ, जिससे क्या होगा, बालक में उसके प्रति रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि बच्चा हर बार कुछ नया सीखेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री कौन सी है। ये कविता का संबंधित, ये कहानी रचना का संबंधित आ गया कि प्राथमिक स्तर पर आपको कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होगी फ्लैश बोर्ड, श्यामपट, चित्रकथाएं, या फिर रेडियो। बताओ देखें इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैश बोर्ड, श्यामपट, चित्रकथाएं या रेडियो। तो आप सब छोटे बच्चों को जब कविता सुनाते हो, जैसे मान लो आपने शेर और चूहे की मान लो छोटी सी कहानी है जो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक शेर भी होता है और चूहा भी होता है, तो चित्र वगैरह होते हैं, तो चित्र कथाओं के द्वारा बच्चों को आराम से समझाया जा सकता है। और जो चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से कि देखो ये शेर इसके पास जा रहा है, ये भेड़िया इसके पास, इस तरह से चित्र कथाएं जो होती है प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए श्रेष्ठ विधि जो है, श्रेष्ठ तरीका जो है वो क्या है, श्रेष्ठ उपयोगी सामग्री क्या है, चित्रकथाएं। चित्रकथाओं के माध्यम से आप बढ़िया तरीके से सिखा सकते हो। मौन वाचन का क्या उद्देश्य होता है, जब आप मौन वाचन करते हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है, बताओ देखें। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है, विषय की ग्रहण शक्ति को बढ़ाना, या कक्षा को शांत रखना, या विषय को रटाना, या शिक्षक का कार्य को कम करना। तो अभी ऐसे ऑप्शन जब आ जाते हैं ना, तो देखते ही उत्तर निकल जाता है। आप जानते हैं ये कोई उसका उद्देश्य नहीं है, शिक्षक को कार्य कम करना नहीं, बल्कि आप अगर किसी, मैं आपको बता दूं, आप में से कईयों ने ये प्रैक्टिस की होगी, जब आप रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं श्रद्धा भक्ति लोभ उत्साह पढ़ते हो, तो यकीनन आपने नोटिस किया होगा, आप उन्हें बोल बोल के नहीं पढ़ सकते। आप जैसे उसने कहा था कहानी तो बोल बोल के पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसके, क्योंकि वो गूढ़ विषय है और उसके मतलब जो शब्दार्थ है, उसकी जो क्या कहते हैं क्रमबद्धता है वाक्य की, वो इस प्रकार से है, क्लिष्ट है, कि आपको उसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यानी उसको अगर ढंग से ग्रहण करना है तो आपको एकाग्रचित होकर मौन वाचन करना पड़ेगा। मौन वाचन से कोई चीज जल्दी समझ में आती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या, छोटे बालक हैं उनकी कल्पना शक्ति को आपको विकसित करना है, तो विकसित करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, जल्दी से बताओ। देखिए, छोटे बालकों की कल्पना से विकसित करने का जो माध्यम क्या है, परियों की कहानियां, महापुरुषों की जीवनियां, पौराणिक गाथाएं, रसानुभूति की कविताएं, बताइए क्या है। देखो, इसमें राइट आंसर होगा महापुरुषों। अब मैं, आप नोटिस करेंगे जो क्वेश्चन है ना, आगे विधियों के क्वेश्चन आएंगे, हर विधि के 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं। आप नोटिस करोगे कि थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगेंगे कि शिक्षण विधियों से भी हटके थोड़ा पूछा जा रहा है। ये क्यों पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा सैनिक विधि के बारे में, आप बता दोगे। आपसे पूछा जाएगा आगमन निगमन विधि के बारे में, है, आप बता दोगे। आपसे पूछा जाएगा किसी विधि के प्रवर्तक के बारे में, आप बता दोगे। आपसे पूछा जाएगा किसी विधि के जो बारे में कोई गुण है, आप बता दोगे। क्योंकि जो चीज किताबों में है वो तो आप सबको याद है, जो चीज किताबों में नहीं है वो चीज आपको बताना। कि छोटे बालकों में अगर कल्पना शक्ति विकसित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए माध्यम क्या, महापुरुषों की जीवनियों के द्वारा हम कल्पना शक्ति विकसित कर सकते हैं। क्योंकि रसानुभूति कोई कविता थोड़ी है। गद्य शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है, रचना रचना कार्य के रूपों का, विषय वस्तु
कि साहित्य विधाओं का, भाषा तत्वों का, या इनमें से गद्य शिक्षण में आप जब बच्चों को गद्य शिक्षण कराते हो, कहानी रचना वगैरह ये करवाते हो, तब आप जो है वो किसका किसका ज्ञान देते हो, विषय वस्तु का, साहित्य का, या फिर किसका ज्ञान देते हो, बस यही बताना है आपको आंसर। देखो गद्य शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है रचना कार्यों के रूपों का, भाषा तत्वों का नहीं, विषय वस्तु की, साहित्य विधाओं का। भाई गद्य शिक्षण का मतलब गद्य विधाएं हो गई। कौन सी हो गई? गद्य विधाएं हो गई। विधाएं हो गई यानी विषय वस्तु की साहित्यिक विधाओं का शिक्षण दिया जाता है गद्य शिक्षण में, याद रखें। आगे चलते हैं। मौलिक अभिव्यक्ति की कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? मतलब मौलिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? मौलिक अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती? कविता पाठ, संवेद वाचन, सस्वर वाचन या मौन वाचन, इनमें से किस एक में मौलिक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती? बच्चा मौलिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, बताओ। देखिए मौलिक अभिव्यक्ति, मूल अभिव्यक्ति, मूल से मौलिक बना है। कविता पाठ में कोई अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। मौलिक अभिव्यक्ति कविता पाठ में नहीं होती, संवेद वाचन में होती है, सस्वर वाचन में होती है और मौन वाचन में होती है। देखो शिक्षण विधियों के आंसर हैं। थोड़ा आपको लगेगा नहीं सर मुझे तो इसमें लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि ये 2 बार चेक करवाए हुए हैं, फिर भी कोई एक आध कोई क्वेश्चन का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी इसमें गलती के चांसेस जो हैं वो 0% है। अच्छे स्वर वाचन के गुण बताओ। अच्छे स्वर वाचन के उच्चारण को स्पष्ट करना, उच्चारण की शुद्धता, ध्वनि विस्तार, है ना, और ये सभी बताओ। भाई अच्छा स्वर वाचन होगा जो एक तो स्पष्ट होगा, जैसे मैं कोई भी चीज बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं अभयारण्य, तो मैंने शुद्ध बोला तो बच्चा लिखेगा भी शुद्ध। एक वो शुद्ध भी स्पष्ट और शुद्ध अगर है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, मतलब एक श्रेष्ठ सस्वर वाचन होगा। बस ये 2 गुण आते ही हम सीधा कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ये सभी। सस्वर वाचन की दक्षता के लिए आप बालक में किन किन कुशलताओं का विकास? सस्वर देखो मैं क्रमबद्ध ले रहा हूं, जैसे कविता के 3-4 प्रश्न आ गए, उसके बाद में अब ये सस्वर वाचन के 2-4 प्रश्न आ जाएंगे। तो सस्वर वाचन की दक्षता के लिए आप बालक में किन किन कुशलताओं का विकास करना चाहते हो? आप चाहते हो बच्चा सस्वर वाचन करे, तो क्या चाहते हो कि बच्चा उच्चारण की शुद्धता लाए, बच्चे वाचन में प्रवाह आए और वाचन की स्पष्टता आए? बिल्कुल आप तीनों की तीनों चीज चाहोगे, और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। शिक्षण विधियां का मतलब होता है कि आपके दिमाग की एक्सरसाइज, आपने जितना पढ़ा, आप किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है ना। परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण रूप से समझने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परीक्षा का उद्देश्य जो है पूर्ण रूप से अगर आपको समझना चाहते हो तो उसके लिए एक शब्द आता है, वो शब्द क्या है? उस शब्द का नाम बताओ। देखें उस शब्द का नाम है, भाई परीक्षा आपने करवा ली, करवा के रख ली, अब उसका पूर्ण उद्देश्य कब होगा? जब क्या होगा? मूल्यांकन होगा। जब क्या होगा? मूल्यांकन। तब जाकर उसका पूर्ण रूप से रिजल्ट मतलब उद्देश्य सफल होगा। बालक में परिवर्तन, भाई आप जब शिक्षा देते हो बालक को, शिक्षण विधियों द्वारा बालक को शिक्षा देते हो, तो बालक की किन चीजों में परिवर्तन होता है? मुझे यह पूछना है कि बालक में परिवर्तन उसके व्यवहार और शिक्षा में होता है, व्यवहार और अनुभव में होता है, अनुभव और आचरण में होता है, व्यवहार और आचरण में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप बताओ। देखें किस में होता है? देखो आप जानते हैं व्यवहार में तो होगा ही होगा, व्यवहार में तो होगा ही होगा। अब उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। बच्चे को अनुभव होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। आचरण में होता है क्या? आचरण में होता है। तो यहां पर व्यवहार भी है और आचरण भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे के व्यवहार और आचरण में परिवर्तन होता है। उसके बाद आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, बालक में परिवर्तन हो सकता है, बालक में परिवर्तन हो सकता है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या सभी। बालक में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है? जल्दी से आंसर बताओ। देखें भाई शिक्षा के द्वारा आप जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हो तो बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, किस प्रकार के होते हैं? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये सभी होगा। देखो आज सिर्फ शिक्षण शिक्षण विधियों से 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक तरह से परिचित करवाएंगे, है ना, एक तरह से आपको बढ़िया तरीके से परिचित करवा देंगे। और जब अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके हर टॉपिक के क्वेश्चन हैं, उपलब्धि परीक्षण के हैं, मूल्यांकन के हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन के हैं, ठीक है, और भी जो जैसे कौशल हैं उन कौशलों पर भी, कौशल के बारे में भी बहुत चीजें बताई। जैसे आपसे पूछ लिया कि गहरे कौशल कौन कौन से हैं, और उसमें अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आप सबको पता होगा कि मैं शिक्षण विधियों की मैंने किताब तैयार की थी, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया, किसी का बहुत से कारणों के कारण नहीं निकाल पाया। तो जैसे अभी क्वेश्चन लेते समय क्या इनमें कुछ डाउट्स आए तो मैंने अपने किताब में चेक किया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो
तो जिससे भी मैंने चेक करवाया मेरी किताब देखकर, उन्होंने कहा सर किताब आपने बहुत ज़बरदस्त लिखी है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, किताब आपको निकाल देनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, नहीं निकाल पाए। अब मैं देखूंगा कि अभी निकालने का सही समय भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि जब वो किताब निकाले तो उसको मतलब वो चाहता है कि बच्चों तक वो पहुंचे और उसकी मतलब तारीफ की जाए। ये देखो हमारी मानवीय भूख भी होती है, यूं मान लीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है अब ये समय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो अगली क्लास लूंगा ना, अगली क्लास, उस क्लास में अपनी किताब में से जो जो अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसको कोई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मान लो, हाँ मैं कौशल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कौशल से संबंधित जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं उसी वक्त डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए। बाद में आगे के आगे देखेंगे, किताब तो है ना नहीं आ सकी, लेकिन खैर ये वही क्वेश्चंस हैं जो ऐड किए हुए थे। लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे शिक्षण विधियों के, और वो 1000 क्वेश्चन किताब में 100 के 10 सेट बना रखे थे, तो उनमें से ही मैं कुछ और क्वेश्चन छांट के लेकर आ रहा हूँ। चलिए, बालक अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार को बदलता है, सुधारता है, संशोधित करता है, या ये सभी? 16 नंबर क्वेश्चन में बताओ। देखिए भाई, बालक अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार में को बदलता है क्या, सुधारता है क्या, संशोधित करता है, क्या करता है? वो बदलता भी है। भाई बदलेगा इसका मतलब उसने क्या लाया, वो सुधार लाया। सुधार लाया, पहले कमियां थी तो कमियों को संशोधित किया। तो यानी कुल मिला के ये तीनों चीजें एक ही चीज की ओर इशारा कर रही है। वो बदलता भी है, वो सुधारता भी है, और वो संशोधित भी करता है। सीखने के अनुभव के ऊपर निर्भर है, किसके? उद्देश्यों के ऊपर, उपायों के ऊपर, या उपयोगों के ऊपर? भाई सीखने के अनुभव जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? अनुभव, भाई आपके सिखाने के उद्देश्य क्या हैं, और किस पर निर्भर करते हैं? ये उद्देश्यों पर निर्भर कर, सीखने के अनुभव उद्देश्यों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये लैंग्वेज हमारे समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि ये शिक्षण विधियों की एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली है। तो पारिभाषिक शब्दावली होने के कारण, जैसे कॉमर्शियल लैंग्वेज अपने समझ नहीं आती ना, वैसे ही इस कारण से थोड़ा सा लगता है आपको। लेकिन जब आप इसे 2-3 बार देखोगे, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 100 क्वेश्चन जैसे तैयार हो जाएंगे ना, मैं जैसे पेपर डाल रहा हूँ ना, वैसे ही टेलीग्राम पर इसके 100 क्वेश्चन की पीडीएफ भी डाल दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं आए। ठीक है, आगे देखिए। जब हम भाषा पढ़ते हैं तो हमारे लिए भाषा के पढ़ाने के को निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। किसके? नियमों को निर्धारित करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना। भाई भाषा, लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो हमारे लिए लैंग्वेज को पढ़ाने के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, या नियम निर्धारित होने चाहिए, या परीक्षण निर्धारित होना चाहिए, या शिक्षक क्या निर्धारित होना चाहिए? बताओ आप। भाई आप जानते हो कि जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो उस लैंग्वेज पढ़ाने के पीछे आपके उद्देश्य होते हैं कि भाई मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए आपके उद्देश्य पहले से निर्धारित होने चाहिए। आप सीखोगे, 100 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आप कुछ सीखोगे, ये गारंटी बोल रहा हूं। आगे चलिए। उद्देश्यों को समझने के उपरांत हमें के अनुभवों की व्याख्या करनी पड़ती है। जब आप उद्देश्यों को समझोगे शिक्षण विधियों के, तो उसके उपरांत हमें आपको अभिप्रेरणा की व्याख्या करनी पड़ती है, अभिवृत्ति की करनी पड़ती है, सीखने की करनी पड़ती है, या फिर क्रियाशीलता सिद्धांत की। तो आप उद्देश्यों को समझने के उपरांत हमें सीखने के, किसके अनुभव? सीखने के अनुभवों की व्याख्या करनी पड़ती है कि अधिगम, यानी अब ये सीखना शब्द दे दिया, बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अधिगम की व्याख्या करनी पड़ होती है, सीखने की व्याख्या करनी होती है। शिक्षण विधियों के प्रश्न भी आएंगे, घबराओ मत। शिक्षकों को चाहिए कि वे के संबंध में उद्देश्यों को निर्धारित करें। मूल्य शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षण, भाषा शिक्षण के संबंध में अपने उद्देश्यों को निर्धारित करें, या योग शिक्षण के संदर्भ में? तो आप जानते हैं हम हमारी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रश्न समझ आए या नहीं आए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लैंग्वेज शिक्षण की बात हो रही है, तो हम भाषा शिक्षण के संबंध में अपने उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भाषा शिक्षण के संबंध में यहाँ खालिस्तान आया था, उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, क्योंकि निर्धारित हमेशा उद्देश्य ही होते हैं। और शिक्षकों को चाहिए कि वे भाषा शिक्षण के संबंध में, क्योंकि हम सारा प्रयास जो करते हैं वो भाषा को सिखाने के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप रेगुलर देख रहे हो तो इसका फायदा मिलेगा। देखो कई बार हम जैसा चाहते हैं वैसी क्लास नहीं होती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही पेपर आएगा। अगर आप जैसा चाहते हो वैसा पेपर आ गया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन खैर सीटें तो 1200 है, तो इसलिए हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन छप जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। निदानात्मक जो परीक्षाएं ली जाती है, कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, दोनों प्रकार के छात्रों को विषय में या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इसमें से आप लोगों ने आंसर, ज्यादातर आंसर जो आएगा ये आएगा सी, कि दोनों प्रकार के छात्रों को। लेकिन ऐसा नहीं है। निदानात्मक जो परीक्षाएं होती है,
आप जानते हैं कि पहले निदान होता है या उपचार होता है, ये जो चीज समझ में आ गई ना, तो ये चीज अगली क्लास जो होगी शिक्षण विधियों की उसमें मैं बताऊंगा, कुछ टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा शिक्षण विधियों के, एक ही क्लास में टॉपिक पढ़ा भी दूंगा और 150 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज की क्लास देखोगे तो अगली क्लास में समझ आएगा। तो निदानात्मक परीक्षा हमेशा कमजोर छात्रों को पता लगाने के लिए ली जाती है, ताकि उससे पता लगे कि भाई इनमें से कमजोर कौन है और जो एवरेज हैं और उससे ऊपर वाले छात्र कौन कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत हम किस विधि का अध्ययन करते हैं? जब आप शिक्षणों के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आप किस विधि का अध्ययन करते हैं? बताओ। देखिए, शिक्षण सिद्धांत, भाई सिद्धांत यानी सिद्धांतवादी विधि, इनमें से कौन सी विधि है जो सिद्धांतवादी है? आप जानते हैं उस विधि का नाम है सुकराती विधि। जब शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान करवाया जाता है तो हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं। किस विधि का? सुकराती विधि का। उपचारात्मक शिक्षण में परीक्षण तथा 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 भूमिका निभाते हैं। बताओ, उपचारात्मक शिक्षण में कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं? जब आप उपचार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उपचार कर रहे हो किसी, है ना? उपचार मेडिकल वाला उपचार नहीं है किसी बच्चे को, तो बच्चे की समस्याओं का उपचार कर रहे हो, बच्चे की समस्याओं को जानने के बाद, तो उपचार करने के बाद एक तो आपको परीक्षण, तथा महत्वपूर्ण भूमिका, तथा क्या होता है? तथा मूल्यांकन। उपचार तथा मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन। ये दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? उपचारात्मक तथा मूल्यांकन अपनी भूमिका निभाते हैं। किस विद्वान के अनुसार अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का लगातार अवसर देता है? किस विद्वान के अनुसार अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का लगातार अवसर देता है? यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? रूस का है, बर्ट का है, बेलार्ड का है, या फिर फ्रोबेल का है? बताओ। देखें, ये कथन किसका है? किस विद्वान के अनुसार अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है? ये कथन है रूस का। किसका है? रूस का कथन है। क्लियर बात है? आगे चलिए। यांत्रिक यथार्थता में यदि कोई परीक्षार्थी किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज्यादा हिचकता है तो उसे यांत्रिक यथार्थता में यदि कोई परीक्षार्थी 5 सेकंड से ज्यादा हिचकता है तो उसे क्या करना चाहिए? रुकने का आदेश किया जाता है, दोबारा शुरू से पढ़ने का आदेश दिया जाता है, आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ये अभी तक 25 क्वेश्चन में दूसरा अच्छा प्रश्न आया है कि उसमें उस बालक को क्या करने के लिए कहा जाता है? बताओ। देखें, बहुत ही बढ़िया है भाई। आप उसे रुकने का आदेश दोगे तब तो वो बालक में एक हीन भावना प्रकट हो जाएगी, आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिर आप क्या करोगे? बताओ। देखें, क्या करोगे आप? रुकने का, दोबारा शुरू से पढ़ने का आदेश दोगे या क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। अब मान लो मैं कविता गा रहा हूँ और कविता गाते गाते बीच में रुक गया या कुछ बताते बताते बीच में रुक गया, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया शाबाश, हाँ चलो आगे आगे बढ़ो। आप तो क्या करेंगे? उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे ताकि उस बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाए। आगे चलते हैं। निदानात्मक परीक्षाओं से विद्यार्थियों के स्तर का पता नहीं लग पाता, व्यवहार का पता नहीं लग पाता है, या व्यक्तित्व का पता नहीं लग पाता है? बताओ। देखें, निदानात्मक परीक्षाओं से बच्चों के किस चीज का पता नहीं लग पाता? स्तर, व्यवहार या व्यक्तित्व? स्तर का, व्यवहार का, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न बहुत ही मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अच्छे से होना चाहिए। बताओ। देखें, इसमें क्या होगा राइट आंसर? अब ये जो किताबें हैं ना, आप कहोगे सर मतलब देखो दिक्कत क्यों आती है क्वेश्चन। आज भी सुबह सुबह यूट्यूब पे कमेंट आए हुए थे, सर हमारे पास परिष्कार गाइड है उसके अंदर ये दे रखा है, सर हमारे पास लक्ष्य गाइड है उसमें ये दे रखा है, सर हमारे फलानी गाइड है उसमें ये दे रखा है। ठीक है। अब जहां से मान लो क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस जो उठाते हैं साहित्य में से, तो वहां पे आंसर क्या होता है? केवल गलत दिया होता है और उस पर इतना ध्यान जाता नहीं है, तो ये विरोधाभास हो जाता है। लेकिन आप लोग जब ये कमेंट्स करते हो ना कि सर इसमें सी में 15 में सी होगा, 16 में डी होगा, तब हम उन प्रश्नों पर एक बार ज्यादा विचार करते हैं कि यार इतना अगर कोई कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो यकीनन इस प्रश्न में हो सकता है हमसे त्रुटि रह गई होगी। तो वो चीज एक बढ़िया चीज होती है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा पता लग जाता है, फिर हम उसको सही आंसर कर देना। तो एक तो ये होता है कि सबको पता लग जाता है। आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता चलता, गारंटी से बोल रहा हूं, कि
इसमें सही आंसर कौन सा है, गलत कौन सा है। उन्हें लगता है कि सर ने जो बता दिया वही सही होता है, मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से। तो इसलिए जो आप अनुसरण करते हो ना, हमारा ये फर्ज है कि आप में से जो कुछ स्टूडेंट जो हमें लिख के भेजते हैं कि सर आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखो, इसमें मेरे अनुसार ये होगा, तो उसमें हम बुरा नहीं समझते, बल्कि हम उसे खाली समय में बैठ के चेक करते हैं और फिर आपको तुरंत सूचित करते हैं कि भाई इसका ध्यान रखें। और वो सूचित कहाँ करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जो है, आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। जैसे आज मैं 9वें पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करूंगा, आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट था। मैंने अपलोड कर दिया है, खैर करूंगा क्या। शिक्षण सूत्र है, विश्लेषण से संश्लेषण, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, बताओ देखिए कौन सा है शिक्षण सूत्र, कौन सा है। तो शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, द्विभाषा त्रिभाषा सूत्र कोई होते ही नहीं है। इस प्रकार से हिंदी में अभी किन ग्रंथों की कमी है, कोश की, व्याकरण की, या उपयुक्त दोनों। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो अभी तक हिंदी में किस टाइप के ग्रंथों की कमी है, और वो कमी है कोश व्याकरण दोनों टाइप के ग्रंथों की अभी तक कमी है। बढ़िया ऐसे कभी ग्रंथ आपको मिलते ही नहीं है। वर्तमान में जो जो भी व्याकरण की किताबें आप मार्केट में देखते हो, उसमें आप यूं मान लो कि, जहां तक मैं तो ये मानता हूं कि पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में क्या होता है कि किताबें बड़ी बहुत हो गई, लेकिन पेपर में आने लायक जो किताबें होते हैं, किताब एक, पता नहीं दिमाग में क्या होता है, किताब ज्यादा पेजेस की होगी तो वो अच्छी थोड़ी होती है। किताब अच्छी वो होती है जो मान लो कम पेज में हो और सार गर्भित हो, वो किताब अच्छी होती है। ठीक है, वो किताब अच्छी होती है। कम लिखा लेकिन बेस्ट लिखा। और सबसे अच्छी किताब वो लगती है जो सरल भाषा में सारी चीज समझा दे, वो किताब ज्यादा अच्छी होती है। हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, उपयुक्त दोनों। तो आप जानते हैं ज्ञान की प्रथम सीढ़ी हमेशा मातृभाषा, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान हम जो हैं वो मातृभाषा में ही प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ज्ञान मातृभाषा में प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तकेतर सामग्री, निबंध पाठ, आलोचना पाठ, कहानी। तो पाठ्य पुस्तकेतर सामग्री है, पाठ्य पुस्तकेतर, ये प्रश्न तो थोड़ा सा, इतर, पुस्तकेतर, तो इसमें तो देखो किताबों में तो इसका आंसर कहानी दे रखा है, बाकी मेरे हिसाब से ये सभी होना चाहिए इसका आंसर। मैं बता देता हूं, किताबों में तो इसका आंसर जहां तक मुझे पता है कहानी दे रखा है, पर मेरे हिसाब से इसमें ये सभी होना चाहिए। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में अगर निबंध है तो कहानी भी है, कहानी है तो निबंध भी है, निबंध नहीं है तो फिर कहानी भी नहीं है, वो चीज है ना। तो इसका ये सभी ही होना चाहिए। आगे देखिए, भाषा पर पूर्ण अधिकार किस माध्यम से प्राप्त करते हैं, पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, या लिखने। अगर आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो आप किस प्रकार से करोगे। देखो, आप पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हो तो लिखने से करोगे। आप में से बहुत से साथियों को जो है, अभी मान लो आ रहे हैं जा रहे हैं चैनल पर, मैं आपको क्लियर बता दूं, आप लोग सिर्फ उन टाइप के क्वेश्चंस पे अटके रहते हो कि प्रत्यक्ष विधि के निम्न से कौन सा दोष होगा, नहीं होगा, सैनिक विधि का कौन सा गुण होगा, नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक कौन है, सैनिक विधि जो है वो किस विधि के दोषों को दूर करती है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके रटे हुए पड़े हैं। कुछ नया, नई चीजें समझ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अगला जो राउंड आएगा उसमें मैं वैसे ही करवा दूंगा। आपको ये लग रहा होगा कि सर शिक्षण विधियों के प्रश्न, ये शिक्षण विधियों के ही हैं, और इस बार तो आपके शिक्षण विधियां सारी की सारी अपलोड कर दी है। तो आप जानते हैं कि आपका साहित्य, मैं नहीं मानता कि अब कमजोर है, आपका साहित्य बहुत बेस्ट हो चुका है। आपको काव्य शास्त्र, पिछले 10 दिनों से मैं काव्य शास्त्र से आपको परिचित करवा रहा हूँ। व्याकरण आप लगभग सारे पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा पर्यायवाची अनेकार्थक में आपसे गलती हो सकती है। ये 3 पार्ट तो बहुत बढ़िया हो गए। अब आपका ये पार्ट है, ये आपका सिलेक्शन करवाएगा। इसीलिए जो ये 2 क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप तो इनको देखनी है, ठीक है ना। गद्य शिक्षण में कौन से वाचन को महत्व दिया जाता है, मौन, लिखित, सस्वर। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में किस वाचन को सर्वाधिक मौन। भाई आप गद्य पढ़ रहे हो, देखो कविता में मौन वाचन जो होता है वो बिल्कुल नकारा होता है, लेकिन गद्य शिक्षण में मौन वाचन सबसे बेस्ट होता है। क्यों, गद्य पढ़ रहे हो तो आप मौन रहकर पढ़े तो उसमें आप अर्थ ग्रहण बहुत अच्छी तरीके से करोगे, लेकिन कविता शिक्षण में वर्जित है मौन वाचन। क्यों, कविताएं मौन होकर नहीं पढ़ी जाती। मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास कराना क्यों आवश्यक होता है, सिर्फ भाषा के लिए, शैली के लिए, भाषा और शैली के विकास के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए, मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास कराना क्यों आवश्यक है, सिर्फ भाषा के लिए करवाना चाहिए या किस लिए कराना चाहिए। ये भाषा और शैली के विकास के लिए, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो ये देखो केवल भाषा के लिए नहीं, तो भाषा और शैली दोनों के विकास के लिए मौखिक और लिखित। शैली
लिखोगे तभी तो पता चलेगी। समझ रहे हो बात को? तो भाषा और शैली दोनों के विकास के लिए अभ्यास करना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि, ये लीजिए, अब आपको जैसे क्वेश्चन चाहिए ना वो अब आ गए, अब जैसे क्वेश्चन चाहिए वो अब आ रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, या ये सभी? बताओ। देखिए प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो किस टाइप के बालकों के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? बताओ। देखें प्रत्यक्ष विधि कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं, उनको फटाफट समझ में आ जाता है कोई चीज दिखाकर, और वो कैचिंग पावर अच्छी होती है, तो कुशाग्र बुद्धि के बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गीत तथा अभिनय प्रणाली किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? प्रारंभिक कक्षाओं में बाल गीतों के लिए, माध्यमिक कक्षाओं में, या फिर निम्न माध्यमिक कक्षाओं में लाए जाते हैं? बताओ। देखें जल्दी से बताओ। प्रारंभिक कक्षाओं में बाल गीतों के लिए अभिनय, भाई जब छोटी क्लासें होती हैं उनमें बाल गीत होते हैं, उनमें थोड़ा सा अभिनय, गीत तथा अभिनय, गीत के साथ साथ अभिनय करना भी पड़ता है, और वही चीज उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखो जहां तक तो मानता हूं 250 क्वेश्चन में से आपको 5-10 क्वेश्चन तो मतलब डिटो मिल जाएं, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप इन शिक्षण विधियों के आधार पर निकाल लो। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ा था तो भावानुभूति था, तो देखो एक प्रश्न आपके दिमाग में आया ना, अब आपके दिमाग में ये आया कि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, विचारों को व्यक्त करना आना चाहिए, विचार शक्ति में वृद्धि। जब आप गद्य शिक्षण में क्या जरूरी होता है? गद्य शिक्षण में होता है मौन वाचन जरूरी। तो मौन वाचन से आप जब अध्ययन करते हो तो विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ विचार शक्ति में वृद्धि, तो ये दोनों ही सही हैं, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त दोनों। समझ रहे बात आप? आगे देखिए। हाँ, किस प्रणाली में छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? निगमन प्रणाली में, सहयोग प्रणाली में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये 37। एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो किस प्रणाली में छात्रों की क्रिया, आप मुझे बताओ क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत किस विधि, मतलब कौन सी विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है? इतने अच्छे क्वेश्चन है 36 के बाद में। आप देखेंगे किस, मतलब कौन सी विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो विधि आधारित है आगमन विधि, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में बालक जो है वो सक्रिय रहते हैं, और जिस विधि में बालक सक्रिय रहते हैं, जो विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है, वो विधि सदैव मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। प्रेरणा योग्य निर्देशन तथा आवश्यक सहायता के द्वारा, देखो प्रेरणा योग्य निर्देशन तथा आवश्यक सहायता के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सभी शैक्षणिक विपत्तियों में आत्मनिर्भर तथा कुशल बनाना, यानी एक विधि है जो आत्मनिर्भर तथा कुशल बनाने का उद्देश्य किस शिक्षण विधि में मतलब सिर्फ आप सहायता करोगे, निर्देशन दोगे और उससे बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, कुशल बनेगा, ये चीज किस विधि में होती है? ये चीज होती है निर्देशित स्वाध्याय पद्धति में होती है। किसमें होती है? निर्देशित स्वाध्याय पद्धति में। जो व्यक्ति ठीक ढंग से प्रश्न करना नहीं जानता वह कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जो व्यक्ति ठीक ढंग से प्रश्न करना नहीं जानता, आप जानते हैं कि मतलब उच्च स्तर के लिए सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि की सहायता के लिए जो है वो प्रश्नोत्तर विधि जो सहयोग में ली जाती है, क्योंकि इसकी सहयोगी विधि प्रश्नोत्तर विधि है। क्यों है? क्योंकि आप व्याख्यान दे रहे हो, लेकिन बच्चों ने कितना सीखा वो आप प्रश्न उत्तर के जरिए पता लगा सकते हो। तो ये एक तरह से है कि जो व्यक्ति ठीक ढंग से प्रश्न करना नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि मतलब वो कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको प्रश्न करना ढंग से आता है कि नहीं आता है? अगर प्रश्न करना ढंग से आता है तो यू आर ए मैन, सेल मैन, यू आर ए मैन, आप सेल्स। ठीक है, आगे चलिए। भाषा शिक्षण को कक्षा गृह में किसका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक, एक टीचर को, एक लैंग्वेज टीचर को कक्षा गृह में किसका प्रयोग करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक, चित्र, चलचित्र या शामपढ़? तो बताओ। देखिए आप जानते हैं लैंग्वेज का टीचर है, अब मान लो शब्द आ गया, जैसे मान लो शब्द आ गया त्योहार, तो जब बच्चा त्योहार लिखेगा, आप त्योहार लिखोगे इस तरह से, जब आप लिखोगे अभयारण्य, है ना, अभय धन अरण्य, तो बच्चे को पता चलेगा अच्छा त्योहार पे तो एक ही मात्रा आती है, अभयारण्य में भ पूरा आता है। तो टीचर को क्या जरूरत पड़ती है? शामपट का उपयोग जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आगे देखें, अनुकरण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयोगी होती है? सिंपल सी बात है, अनुकरण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सभी स्तर, उच्च स्तर, माध्यम। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाते समय कि ये जो कुछ चीजें हैं ना, कौन से स्तर वगैरह की, ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो अनुकरण आप सभी स्तर पर कर सकते हो क्या? उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। अब ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बताओ। देखें,
अनुकरण, बच्चा अनुकरण, क्या बड़े वाले अनुकरण करते हैं आपको? आप मुझे अनुकरण करते हो क्या? नहीं करते हैं। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है रचना शिक्षण में, द्वितीय भाषा शिक्षण में, अभिव्यक्ति। अनुकरण विधि आप रचना में, द्वितीय भाषा शिक्षण में, अभिव्यक्ति तीनों में कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अनुकरण विधि तीनों में जो है की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों को नवीन परिस्थितियों में उचित सामना, भाई नई परिस्थितियों में उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली एक विधि है, और वो बहुत जबरदस्त विधि है। बता दो, देखें 43 में क्या राइट है उसको। नवीन परिस्थितियों में उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली विधि क्या है? उस विधि का नाम है दोस्तों इकाई विधि। रट लेना, रट लेना, ये इकाई विधि नवीन परिस्थितियों में उचित सामना करने में समर्थ बनाने वाली विधि है। आगे चलते हैं, इकाई विधि का दोष क्या है? कौशल अविकसित करना, क्रमिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना, शिक्षण सामग्री का बंटवारा। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट माना जाता है। बताओ देखें, इकाई विधि का एक दोष है, और वो दोष क्या है? इकाई विधि जो है वो संगठित जरूर होती है, लेकिन उसमें क्रमिकता का क्या है? अभाव है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष विधि से संबंधित असत्य, व्याकरण सहायता का अभाव, व्यवहारिकता पर बल देती है, अनुवाद का अभाव, सैद्धांतिकता पर भी बल। तो देखो, या तो वो व्यवहारिकता पर बल दे सकती है या सैद्धांतिक, इन दो, अगर ये दोनों आ गए तो दोनों में से एक गलत होगा। अब ये प्रत्यक्ष विधि किस पर बल देती है? क्या सैद्धांतिक ज्ञान देती है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष विधि व्यवहारिक देती है, यानी सैद्धांतिकता पर बल नहीं देती है। ये क्लियर बात है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद आप देखेंगे, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित, अब आप इसमें गारंटी से बोल रहा हूं, आप प्रत्यक्ष विधि की ओर जाओगे। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा वर्जित होती है, लेकिन यहां इसका राइट आंसर होगा व्याकरण, क्योंकि व्याकरण में भी आप शिक्षण विधि पढ़ते हो तो उसमें लिखता है, उसमें लिखते हैं कि अन्य भाषा के ज्ञान है के लिए, अन्य भाषा का मतलब द्वितीय भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा अनुवाद व्याकरण विधि का दोष है? अवैज्ञानिक भाषा गठन की समस्या, अनुवाद पर अधिक बल देती है, समानार्थी शब्दों की समस्या। तो कौन व्याकरण अनुवाद, कौन सा अनुवाद व्याकरण विधि जो है इसका दोष बताओ। देखें 47 नंबर में इसके दोष कौन कौन से हैं? देखो, अनुवाद व्याकरण विधि, भाई अनुवाद व्याकरण विधि है, एक तो इसमें भाषा गठन की, कौन सा व्याकरण विधि का दोष? अनुवाद पर अधिक बल देती है, इसका नाम ही अनुवाद है, तो ये तो दोष नहीं है, तो उसका गुण है। समानार्थी शब्दों की समस्या रहती है, ये बात है दोष। देखो, एक तो ये है अवैज्ञानिक, ये अवैज्ञानिक पद्धति, व्याकरण विधि का दोष, हाँ ये एक अवैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि अनुवाद है तो एक तरह से मतलब रटाएगी। और दूसरा भाषा गठन की समस्या, इसमें भाषा गठन की यानी क और ख, ये दोनों इसके दोष नहीं है कि अनुवाद पर अधिक बल देती है, समान शब्दों की समस्या, ये दोष नहीं है, अवैज्ञानिक है। और भाषा गठन की समस्या व्याकरण अनुवाद विधि में अवैज्ञानिक मान जाती है, और ये भाषा गठन की समस्या भी इसमें रहती है। द्विभाषी पद्धति है, मातृभाषा की, अन्य भाषा की, दोनों की, या क्या होगा इसमें बताओ। देखें भाई, सीधी सी बात है, द्विभाषी यानी दूसरी भाषा, दूसरी भाषा यानी अन्य भाषा की, दूसरी भाषा यानी अन्य भाषा की। निम्न में से द्विभाषी पद्धति से संबंधित सही कथन नहीं है। अनुवाद शिक्षण द्वारा सम्मेलनों व द्विभाषा पद्धति से संबंधित सही कथन नहीं है। भाई, आप दूसरी भाषा सीखने के लिए इनमें से किस चीज का सहारा ले सकते हो, और कौन सा ऐसा एक बिंदु है जिसका सहारा नहीं लिया जा सकता? बस आपको सिर्फ वही बताना है। 49 में बताओ। देखें, छोटी कक्षाओं में संभव शिक्षण में उपयोगी द्विभाषा, मातृभाषा शिक्षण, अरे हाँ, द्विभाषी में आप जानते हैं मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, मातृभाषा शिक्षण में ये उपयोगी नहीं है। मातृभाषा के लिए ये क्यों उपयोगी होगी? किस विधि में भाषा संगठन पर बल, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, भाषा संगठन पर बल देने वाली विधि, भाषा संगठन पर बल देने वाली विधि है मिलती जुलती है, आप चिंता मत करो। अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही विशेषताएं इनमें से एक विधि में है, वो किस में है? भाषा संगठन पर बल देती है। संगठन पर बल देने वाली विधि है सैनिक विधि। कौन सी है? श्रव्य भाषी विधि बोलते हैं कैसे? सैनिक विधि है। क्या है ये? सैनिक विधि, आर्मी मेथड विधि कहा जाता है। सैनिक प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करने वाली विधि है। सेना विधि किस विधि के दोषों को दूर करती है? ये लीजिए, अगला ही प्रश्न आ गया, ये प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करती है। अब ये कोई क्वेश्चन, ये तो हम सब के रटे हुए क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सैनिक विधि के संबंध में गलत है? यह द्वितीय भाषा शिक्षण में की विधि है सैनिक विधि,
ये इनमें सिद्धांतों के जो क्वेश्चनों का अभ्यास कराया जाता है, ये मौखिक कथनों पर बल देती है, ये संवाद का अर्थ बताना उसे याद करवाती है। ये बढ़िया अच्छा प्रश्न आया भाई, 52 नंबर। ये भी एक अब तक का 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई। ये द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि, बात सही है। ये इसमें सिद्धांतों के जो कौशलों का मतलब सुनना बोलने पर विश्वास किया जाता है, मौखिक कथनों पर बल देती है, लेकिन उसमें संवाद जो किया जाता है उसका आपको मीनिंग बताएंगे, फिर उसे याद करवाएंगे, ना 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 ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। माइकल सैमर द्वारा प्रतिपादित, ये तो कल भी शायद प्रश्न आया था, माइकल सैमर वाला तो किसकी थी ये? माइकल सैमर जो हैं वो किस किस विधि को प्रतिपादित करते हैं? तो ये ध्वन्यात्मक विधि को प्रतिपादित करते हैं माइकल सैमर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वन्यात्मक विधि किसके आधार पर विकसित की गई है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, रोमन विधि या व्याख्यान विधि? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न लगा जब मेरे सामने आया था, क्योंकि रोमन विधि ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि जो है ना, जैसे मैं, आप फिल्मों के नाम लिख देते हो ना, इंत, काम, है ना, लूंगा, आल, एल, यानी जो व्हाट्सएप लैंग्वेज आप बोलते हो ना, मैं क्या, तुम क्या कर रहे हो, टी यू एम, तुम हो जाता है। तो ये रोमन लिपि वही होती है जिसमें जैसा बोला जाता है, तो तुम लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना, तुम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मैं लिखना है तो एम ए आई मैं लिखेंगे, ये लिखें। समझ रहे बात को? और आजकल रोमन से भी खतरनाक चल रही है, टी एच एक्स, बस टी एक्स लिख के रीड कर देते हैं भाई, थैंक्स कर रहा हूं मैं तुम्हें, इतना शॉर्ट हो गया है ना। हंसना है तो एच यूं यूं कर देते हैं, थोड़े दिनों बाद सारे सिंबल आ जाएंगे, फिर कुछ करेंगे ही नहीं। दूरस्थ शिक्षण विधि किस शिक्षा से अधिक निकट मान जाती है? अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक? बताइए। दूरस्थ शिक्षण विधि नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया ना, तो वो अनौपचारिक है ना औपचारिक है, वो क्या हो जाएगी? निरौपचारिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निरौपचारिक हो जाएगी। किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो नाम देखिए, सूत्र, दूरस्थ, व्याख्यान या अब देखो इन चारों में से नाम आती थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि भाई इसमें से कौन सी होगी जो तकनीकी साधनों का प्रयोग लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं इसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग जरूरत पड़ती है कि नहीं? व्याख्यान में साधनों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? श्रुति लेखन में जरूरत पड़ती है, तो फिर कहां पड़ेगी? इसमें कहीं ना कहीं जो आपके डिजिटल कोर्स वगैरह लेते हैं तो वहां दूरस्थ शिक्षण विधि में आपको तकनीकी साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। निम्न में से मौन वाचन का प्रकार, मौन वाचन का प्रकार नहीं है, सॉरी, मौन वाचन का प्रकार है, ऐसा होना चाहिए ना। तो इनमें से आपको पता है कि द्रुत वाचन जो है वो मौन वाचन का प्रकार होगा, बाकी तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं है। भाई मौन वाचन में संवेद कहाँ आएगा, व्यक्ति कहाँ आएगा, अनुकरण कहाँ आएगा? तो इन तीनों में बोलना पड़ेगा। तो मौन वाचन का प्रकार कौन सा? द्रुत वाचन। स्पीड से पढ़ना है तो आपको मौन वाचन के जरिए आप पढ़ सकते हो। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी है श्रुति लेखन, प्रत्यक्ष, व्यक्तिक मौन वाचन या वाचन विधि? बताओ देखें इसमें कौन सा है? प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? वो है श्रुति लेखन विधि। कौन सी है? वो है श्रुति लेखन विधि। टाइम हो रहा है लेकिन खींचना है अपने को। मैं फिर बता दूं आपको एक बार कि आज तारीख है 14, कल सुबह 10वां पेपर जो सेकंड ग्रेड हिंदी का जो 10वां मॉडल पेपर है, 10वां मॉडल पेपर बहुत ही बढ़िया तैयार किया गया है, वो कल 15 दिसंबर 10वां मॉडल पेपर 15 दिसंबर दोपहर 12 से 2 बजे, कब? दोपहर, होगा कहां पर? हिंदी पॉइंट पर, हिंदी पॉइंट पर। और अगर आपको नहीं पता हिंदी पॉइंट वगैरह के बारे में क्या कैसे करना है, कहाँ मिलेगा, तो मैंने कल एक वीडियो, छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, आप जाएं, उसमें मैंने सारी सूचना दे रखी है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर एक 11 रुपए का जो है छोटा सा एक कोर्स है, 11 रुपए कर दिए, पहले वो महंगा था, तो 11 रुपए में आपको, उसमें आपको कल 15 दिसंबर को होगा ये टेस्ट, फिर एक टेस्ट होगा कल 16 तारीख को, 16 दिसंबर को, उसका टाइमिंग भी ये रखेंगे, टेलीग्राम पर सारी सूचना देंगे। और 2 जीके के पेपर और करवाऊंगा मैंने, क्यों मेरे पास तैयार पड़े हैं और बढ़िया तैयार किए थे, तो 2 जीके के पेपर भी और तैयार करवाऊंगा, तो आप उसके लिए तैयार रहे। मैं फिर से एक बार जानकारी दे देता हूं, और अपने साथियों से भी ज्यादा से ज्यादा हिंदी पॉइंट डाउनलोड करवाएं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक का कार्य नहीं है, क्या नहीं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कहता हूं ये सदाबहार क्वेश्चन है, जैसे सदाबहार गाने होते हैं ना, वैसे ही ये सदाबहार क्वेश्चन माने जाते हैं। देखो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो होती है, इसमें एक शिक्षक का कार्य नहीं है। ये काम करता है कि शिक्षक ये करता है, ये करता है, ये करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। निरीक्षण, निर्देशन, समस्या समाधान, लेकिन ये काम नहीं करता है। आगे देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अन्य दूसरा नाम क्या है? निर्देशित, विश्लेषणात्मक, अभिक्रमित अध्ययन विधि या साचर्य विधि? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। तो आप जानते हैं कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को ही निर्देशित, पर्यवेक्षित या निर्देशित एक ही चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं,
कौन सा सोपान पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का नहीं है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 62। ठीक है, बताओ देखो कौन सा जो सोपान होता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान याद कर लेना, उनमें आप याद करोगे सामान्यकरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सामान्यकरण नहीं होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का लाभ नहीं है। स्वाध्याय की प्रेरणा, अर्थग्रहण में सहायक, गद्य के विकास में अनुपयोगी और अंतः क्रिया में वृद्धि। तो आप देखिए कि निम्न में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का लाभ नहीं है। क्या नहीं है? ये गद्य के विकास में अनुपयोगी अनुपयोगी है, ये लाभ नहीं है। बाकी तीनों के तीनों लाभ हैं। आगे चलते हैं। कहानी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य हैं, ध्यानपूर्वक सुनने की दक्षता का विकास होता है, मौखिक लिखित आदि कौशलों का विकसित करना, कहानी लेखन में निपुणता विकसित करना। तो इसमें जो कहानी शिक्षण आप करवा रहे हो बच्चों को, इसमें आपके पीछे इसके उद्देश्य क्या होते हैं कहानी शिक्षण के, बस आपको इतना ही बताना है। और आप जानते हैं कि कहानी शिक्षण के पीछे ये सारे उद्देश्य होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने की दक्षता, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति कौशलों का विकास, कहानी लेखन में निपुणता विकसित करना, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। आगे देखें, आगमन और निगमन विधियों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? भाषा संसर्ग, अभिग्रंथ अनुकरण, विश्लेषणात्मक और पर्यवेक्षित अध्ययन। बिल्कुल बताओ देखें 65 क्या होगा? तो आगमन और निगमन जब मिल जाती है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले दोस्तों पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि संश्लेषण से विश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण, तो उसको क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक बोलते हैं। आगमन व निगमन बिल्कुल एकदम डन। ठीक है, ऑफ तो नहीं किया, ऑफ नहीं करना, एक बार तो रख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगमन निगमन विधि, देखो मैंने अब क्या लिख दिया आगे, आगमन निगमन विश्लेषण, लिखा कि नहीं लिखा? आगमन निगमन विश्लेषणात्मक, ताकि मिश्रित रूप को विश्लेषणात्मक कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, इस विधि में प्रथम कार्य किया जाता है विश्लेषण, सामान्यकरण, नियम बताना, उदाहरण देता है। तो आगमन निगमन जब साथ में होती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको सिर्फ वही बताना है। बताओ देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि आगमन है ना, तो क्या करेंगे हम? उदाहरण देंगे। क्या करेंगे? उदाहरण देंगे। आगे चलते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आज की क्लास का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्लेषणात्मक विधि में कार्य करने का अनुसरण का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं हम? उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ये तो सब पता चल गया। विश्लेषण, सामान्यकरण, परीक्षण, परीक्षण, सामान्यकरण, विश्लेषण, सामान्यकरण, परीक्षण। बताओ देखें, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि परीक्षण सबसे लास्ट में होता है। बस उदाहरण पहले, परीक्षण, फिर विश्लेषण होता है, फिर सामान्यकरण। विश्लेषण करने के बाद हम सारे नियमों को सामान्यकरण करते हैं, एक जैसे नियमों का सामान्यकरण करते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? बताओ देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर, तो आप जानते हैं इस सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन जो है, ये विधि मानी जाती है। आगे देखें, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का लाभ नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो इसमें अभिक्रमित अनुविधि का लाभ नहीं है। तर्क क्षमता में, रचना शिक्षण में, रुचि अनुसार विषय वस्तु चयन, रचना शिक्षण में, विदेशी भाषा में सुगम, तर्क क्षमता में अनुपयोगी। तो दोस्तों ये, बल्कि ये आपको तर्क क्षमता नहीं मिलेगी वहां, लेकिन सृजन क्षमता मिलेगी। तो ये उपयोगी है, जबकि यहां लिख रखा है अनुपयोगी, जबकि ये उपयोगी है। इस टाइप की गलतियां आती है शिक्षण विधियों। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। बताओ किसमें माना जाता है? जल्दी से बताओ देखें। रसास्वादन विधि का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है प्राथमिक स्तर पर होता है। किस पर होता है? प्राथमिक स्तर पर होता है। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 71 नंबर कि प्राचीन, भाई सबसे प्राचीन है लेकिन है क्या? अमनोवैज्ञानिक। और आप जानते हैं कि सूत्र विधि प्राचीन भी है लेकिन अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि रटने के सिद्धांत पर काम करती है। आगे देखें, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? 72 नंबर में सूत्र प्रणाली। तो सूत्र प्रणाली जो होती है वो हमेशा चलती है, सूत्र प्रणाली सामान्य सिद्धांत, पूर्ण सेंस की ओर नहीं चलती है क्या? पूर्ण सेंस की ओर चलती है सूत्र निगमन प्रणाली, पूर्ण सेंस की ओर चलती है। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी मान जाती है 70। किसमें उपयोगी? भाषा संसर्ग, भाई भाषा साथ साथ सिखाई जाती है, भाषा के साथ व्याकरण साथ साथ, तो ये व्याकरण में भाषा संसर्ग विधि व्याकरण की ही विधि मान जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा में किस पक्ष पर बल देती है? व्यवहारिक, सैद्धांतिक या भाषा विज्ञान पर? तो आपको पता है वो साथ साथ सिखाती है व्याकरण। इसका मतलब क्या होता है? वो व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। किस पर बल देती है? व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या टाइम हो गया? अभी तक है अपने पास। चलो अपना हो जाएगा काम, आज की क्लास हो जाएगी। किस शिक्षण विधि द्वारा सरल व स्वाभाविक ढंग से व्याकरण शिक्षा दी जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 75 नंबर कि किस विधि द्वारा जो है सरल व स्वाभाविक ढंग से व्याकरण शिक्षा दी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आप जानते हैं कि सरल और स्वाभाविक ढंग से व्याकरण शिक्षा दी जाती है भाषा संसर्ग प्रणाली के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि के संबंध में असत्य कथन, यंत्र विधि जो यंत्र विधि होती है उसके संबंध में असंगत कथन, वह अधिक रहता है ना, वह अधिक रहता है। हाँ चलो इसमें डाल, सब अपने ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको पता है समय का। ठीक है, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि के संबंध में असत्य कथन है उच्चारण एक रूपता, पठन क्षमता में सहयोगी, नागरिक शिक्षा में अपर्याप्त, व्यय की अधिकता, लेखन अभ्यास में सहयोगी। 76 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से बताओ, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में। हाँ भैया मैं आपको बता दूं कि मैं साथ साथ में चाय भी पी रहा हूँ, है ना, साथ साथ में चाय भी पी रहा हूँ, तो ये बोल रहे हैं ऑफ करें, कि मैंने कहा ऑफ नहीं करनी। ठीक है, तो ये देखिए यंत्र विधि के सामने असत्य कथन है, असत्य के कि लेखन अभ्यास में, भाई यंत्र विधि है वो लेखन अभ्यास में कैसे सहयोगी हो सकती है, बिल्कुल सहयोगी नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका यही है आंसर। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि प्रचलित है वाचन में, लेखन में, रचना में या दृश्यगत, बताओ देखें किसमें जो है प्रचलित है, ये तो किसमें होगी, हाँ यंत्र विधि है, भाषा शिक्षण है तो वाचन में, लेखन में तो है ही नहीं, ये तो हम अभी पढ़ के आए, लेखन में नहीं है मतलब रचना में नहीं है, और दृश्यगत तो होगी नहीं। ठीक है आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में प्रयुक्त यंत्र है ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, सीता, ये तीनों ही श्रव्य हैं, इसलिए क्या है, सभी आ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेंसरी विधि निर्मित शिक्षण विधि, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेंसरी विधि निर्मित शिक्षण विधि है 79 में, क्या हो जाएगा मॉन्टेंसरी। मॉन्टेंसरी ने कौन सी विधि दी थी, प्रवर्तक किसके हैं, साहचर्य विधि के, किसके हैं, साहचर्य विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहचर्य विधि में भाषा की इकाई मान, ये भी अच्छा प्रश्न लगा मुझे, क्योंकि ऐसे प्रश्न में देखो आप ये मान भले ही लो कि देखो अक्सर आपके दिमाग में नहीं आता कि सर ना आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सर ये इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट हूं। देखो इंटेलिजेंट होशियार वोशियार कोई नहीं है, जो पढ़ रहा है ना वो होशियार है। मैं बहुत से ऐसे विद्वानों को जानता हूं, उनको पढ़ा है मैंने, वो कहते हैं कि हमें आजीवन एक विद्यार्थी कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम जीवन भर सीखते रहते हैं, ये हकीकत बात है। आप आज तक देखा होगा किसी ने हिंदी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आज तक किसी ने 100% हासिल कर लियो, नहीं करते हैं साहब। जो 80% भी ले आता है ना वो भी टॉपर में आ जाता है, तो अब इसका मतलब 20% उसे भी नहीं आता है ना, यही मतलब हुआ ना इसका। तो हम सब ये प्रश्न जब देखा तो मैंने भी गलत कर दिया था, जब मैं इसको चेक कर रहा था उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो साचर्य विधि में इकाई माना जाता है शब्द को, और हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, कुछ और गलत कर, तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी सीख सकते हो, हम भी सीख रहे हैं। साचार्य विधि में साचार्य स्थापित किया जाता है किसके साथ, श्यामपट का चित्र वाक्य के साथ, श्यामपट व चित्र वाक्य और शब्द चित्र व शब्द श्यामपट व वाक्य। 81 में जल्दी से बताओ देखो, तो साचार्य विधि में श्यामपट व वाक्य का तो नहीं होता, चित्र व शब्द का होना चाहिए, क्या होता है भाई, चित्र और शब्द का, चित्र और शब्द का होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, व्याख्यान विधि का अन्य नाम भी है, हाँ ये भी अच्छा है, प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, व्याख्यान। अब व्याख्यान क्या होता है, गुरुजी आज तो प्रवचन देवन ला गया, अब चुप ही हो जाओ, तो एक नाम ही पड़ गया इसका प्रवचन। व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, व्याख्यान विधि की सहयोगी विधि किसे कहा जाता है, वो होती है प्रश्नोत्तर विधि, है ना। छात्र वर्तनी की त्रुटि करते हैं, इसका कारण है असावधानी, तीव्रता, लिपि की अपर्याप्त जानकारी, अशुद्ध उच्चारण, उक्त सभी, तो वर्तने की त्रुटि करते हैं, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं, उक्त सभी आ जाएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, सहायक शिक्षण सामग्री के साथ शिक्षण कार्य किस विधियों में करवाया जाता है, सहायक शिक्षण सामग्री के साथ शिक्षण कार्य किस विधि में करवाया जाता है, बताओ देखें, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये करवाया जाता है प्रदर्शन विधि में, है ना, सहायक शिक्षण सामग्री। प्रदर्शन विधि किस स्तर पर उपयोगी, अब बताओ प्रदर्शन विधि, ये भी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ये लॉजिकल प्रश्न है कि प्रदर्शन विधि किस स्तर में उपयोगी मानी जाती है। भाई आप दिखाकर सिखाना चाहते हो, क्या बड़े बच्चों को दिखाकर सिखाना जरूरी है क्या, वो नहीं समझ सकते, आप उन्हें बताओगे वो नहीं सीख सकते हैं क्या, तो आप जब छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्रदर्शन विधि। आगे चलते हैं, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि के दोष क्या हैं, सभी विषयों में उपयोगी, छात्रों की निष्क्रियता, अमनोवैज्ञानिक, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, ये भी अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, ये भी अच्छा प्रश्न आ गया भाई, है ना। हाँ निम्न स्तर के लिए अनुपयोगी, निम्न स्तर के लिए अनुपयोगी होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है यही होगा राइट आंसर, डी होगा। आगे देखें, निम्न में से श्रुत लेखन से संबंधित गलत कथन है, सुलेखन प्रभावी श्रवणेंद्रियों
श्रवणेंद्रियों का प्रशिक्षण लेखन श्रवण में समन्वय अक्षर विन्यास सुधार में सहायक। 88 बताइए, देखें क्या होगा 88 में। सुलेखन में प्रभावी, गलत। सुलेखन में श्रुत लेखन से संबंधित गलत कथन। सुलेखन में नहीं नहीं नहीं, सहायक है। लेखन श्रवण में समन्वय प्रशिक्षण मिल जाता है। सुलेखन, हाँ, सुनकर लिखने में। ये भी अच्छा प्रश्न है वैसे, ठीक है, सही बात एकदम। आगे चलते हैं। कौन सा दोष श्रुत लेखन का नहीं है? सुलेखन का, सुलेखन का महत्व कम, वर्तनी शिक्षक में कम प्रभावी, सुनकर समझने में कम प्रभावी, श्रम साध्य व अरुचिकर संशोधन कार्य। जल्दी से बताओ, देखें इसमें। जल्दी से बताओ। तो यह है सुनकर समझने में कम प्रभावी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल शिक्षण से संबंधित सही कथन नहीं है। दल शिक्षण, दो या दो से अधिक शिक्षक होना चाहिए इसमें, ठीक है, या अनुदेशन की प्रभावी प्रणाली, मात्रात्मक विकास में प्रभावी विशेषज्ञों व शैलियों का ज्ञान। तो दल शिक्षण से संबंधित सही कथन ये नहीं है। इसमें मात्रात्मक विकास में प्रभावी, ये बिल्कुल नहीं होता है, मात्रात्मक विकास में प्रभावी नहीं होती है। दल शिक्षण का कौन सा गुण छात्रों से संबंधित है? उत्तरदायित्व के भावना, व्यावसायिक विकास, गुणात्मक विकास, ये कौन सा होता है? दल शिक्षण में कौन सा गुण छात्रों से संबंधित है? बताओ, देखें। तो इसमें होता है गुणात्मक। कौन सा गुण छात्रों से संबंधित है? गुणात्मक विकास। कौन सा है? गुणात्मक विकास। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। हेतु फोन, माइक्रोफोन, वीडियो रिकॉर्डर, या भाषा प्रयोगशाला में आपको पता है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। कल परसों ही प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला का दोष नहीं है। भाषा प्रयोगशाला का दोष नहीं है। परस्पर अंतःक्रिया का अभाव केवल लेखन में उपयोगी, भारत में अप्रभावी व महंगी, उचित भाषा शैली का अभाव। लेखन, भाषा प्रयोगशाला लेखन वाला आते ही बात हो गई सही। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। रचना कौशल, अभिव्यक्ति, भाषा व शैली कौशल और श्रवण कौशल। आपको पता है भाषा व शैली आते ही नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कोई, रुकिए रुकिए, इसको दोबारा पढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन। भाषा प्रयोगशाला भाई, शैली लेखन वाला ही होगा। हाँ, भाषा शैली कौशल ये नहीं होगा। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक कौन सा कार्य नहीं करता है? निर्देशन, नियंत्रण, रिकॉर्ड करना व सुनना, या रिकॉर्ड देखना। तो आप जानते हैं रिकॉर्ड देखने वाला काम नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। 96 है, व्यतिरेक की विधि का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया, व्यतिरेक नाम आते ही क्या कर दो? तुलनात्मक। तुलनात्मक है, और तुलनात्मक विधि एक ऐसी विधि होती है जो सभी स्तरों पर काम करती है। व्यतिरेक की विधि जो होती है वो सभी स्तरों पर काम करती है। व्यतिरेक की विधि किस भाषा में से तुलना पर बल देती है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा और हिंदी भाषा। बताइए, देखिए, व्यतिरेक की जो तुलना करती है वो मातृभाषा के अन्य भाषाओं से तुलना करती है, इसलिए मातृभाषा के लिए उपयोगी मानी जाती है। निम्न में से व्यतिरेक की विधि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 98 में बताओ, देखें। व्यतिरेक की विधि जो है भैया मातृभाषा से संबंधित है, इसका मतलब ये क्या है? व्याकरण ज्ञान में प्रभावशाली है, भाषा गठन से संबंधित है, या अपारंपरिक नहीं है, भाषाई कौशल अर्जन में, अभ्यास में उपयोगी। देखो, ये अपारंपरिक है, तो यहां पे ये नहीं आने के कारण क्या हो गया? ये गलत हो रहा है, नहीं है ना बल्कि है, तो इसका गलत कथन ये हो जाएगा, बल्कि ये तो अपारंपरिक है। हर्बर्ट ये पंचपदी विधि में इनके शिष्य ने कौन सा पद जोड़ा था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की पूरी 10 जो क्लास है ना, उसमें ये 10 से 12 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, ये प्रश्न पेपर में आने लायक प्रश्न है, आप इसको मानो, ठीक है ना। तो ये नया पद जोड़ा था, वो जोड़ा था प्रस्तावना। कौन सा जोड़ा था? प्रस्तावना। और अंतिम प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की स्वाभाविक एवं रोचक विधि। व्याकरण शिक्षण की स्वाभाविक एवं रोचक विधि। व्याकरण शिक्षण की स्वाभाविक एवं रोचक विधि बताओ, देखें कौन सी है? तो आप जानते हैं व्याकरण शिक्षण की स्वाभाविक एवं रोचक विधि है समवाय विधि। तो इसी के साथ दोस्तों टोटल क्वेश्चन हो गए अपने 100 क्वेश्चन। 100 में से मैं आपको जब मानता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं और पेपर में आने के लायक क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगले जो कम से कम 150 क्वेश्चन है, अगले 150 प्लस उनके साथ मैं थोड़ी व्याख्या और करवाऊंगा। तो आप वो क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा हाँ ये पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। यहाँ पर तो एक छांट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, तो आप यकीन मानोगे कि सर वास्तव में जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए आप। और वो क्लास आपकी धांसू क्लास होगी, शिक्षण विधियों की अंतिम क्लास और जबरदस्त क्लास होगी। तो उम्मीद करते हैं आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें। और मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, आप में से कई चले गए होंगे, फिर रिपीट कर देता हूं। 10वां पेपर जो है, 10वां पेपर कौन सा? हिंदी का 10वां पेपर, वो हिंदी पॉइंट पर कल 15 तारीख को दोपहर 12 बजे
से 2 बजे फिक्स टाइम पर होगा। 15 दिसंबर कल है, 12 से 2 बजे, 12 बजे फिक्स स्टार्ट होगा, 2 बजे वो पेपर अपने आप ऑफ हो जाएगा। क्लियर बात है। और 11वां पेपर जो है, 11वां पेपर वो भी जो है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर होगा, उसका टाइम भी फिक्स 12 बजे ही रहेगा। और वो होगा कब, 16 को करवाते हैं या 17 को करवाते हैं, वो भी देखते हैं। आप जबरदस्त तैयारी। ये पेपर जो है 11वां पेपर, ये मेरी मेहनत का सबसे बेस्ट नमूना होगा। अब तक मुझे 11 पेपर में सबसे जो शानदार पेपर लगता है वो यही लगता है। इसमें पूरा पूरा सिस्टम सेट कर रखा है कि इसमें जैसे 40 साहित्य के हैं, 50 जो हैं व्याकरण के हैं, 30 जो हैं वो स्नातक के हैं, 5 3 8 5 या 9 10 12, और जो 10 हैं काव्य शास्त्र के हैं, और 20 शिक्षण। ये पूरा रेशियो से सेट किया है मैंने। और व्याकरण के हर टॉपिक के मैंने 2-2 क्वेश्चन छांट के लिए हैं। तो इसमें मैं हर चीज कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये मेरी लास्ट मेहनत का जो सबसे बेस्ट नमूना है वो 11वां पेपर रहेगा, और उस पेपर में से आपको काफी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि हम सेट में आगे बहुत गजब करने वाले हैं। आपका सहयोग रहा तो सेट में हम बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे, और हम सब कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और शुभ दिन।